बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास है ये 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। बीए के सेकंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी में आपको मेजर माइनर दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया का जो माइनर पेपर होगा उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बीयू झांसी और इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय हैं जैसे मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई। इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला, तो आप इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देख लीजिएगा। भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन, ये आपके पेपर का नाम है। इंडिया मतलब कि सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को इसमें मैंने समाहित किया है। बीए सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए, और पूछा भी गया 2022 में, 2023 में प्रश्न आया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय भाषा, तो आप हिंदी लगाएंगे। वैसे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन भारत की जो राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल तौर पर अगर देखेंगे, औपचारिक तौर पर, तो हिंदी या फिर कोई भी भाषा, भारत की कोई भी भाषा एक प्रकार से वो राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। राज्य भाषा है, भारत की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। मानक भाषा हिंदी है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय भाषा भी पूछे तो हिंदी लगाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आया था तो मैंने कहा आपको बता दें। अगला प्रश्न है, भारत में किस भाषा को बोलने वाले की संख्या अधिक है? बताएं। भारत में किस भाषा को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धार्मिक विश्वासों का संबंध किस एक विशेष दशा से होता है? तो धार्मिक विश्वासों का संबंध जो होता है वो वैचारिकी से होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि जिन व्यवहारों के द्वारा धार्मिक विश्वासों को मूर्त रूप दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? बताएं। तो जिन व्यवहारों के द्वारा धार्मिक विश्वासों को मूर्त रूप दिया जाता है उन्हें अनुष्ठान कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत में आज निम्नलिखित में से कौन से धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है? तो इनमें से भारत में सिख धर्म की संख्या सबसे कम है। ईसाई भी बढ़ चुके हैं, इस्लाम तो है ही, हिंदू धर्म तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तीनों एक प्रकार से हैं। सिख धर्म जो है केवल पंजाब में ही, बाकी जो है जगहों पर आपको बहुत कम मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में विविधता पाई जाती है। भारत में विविधता पाई जाती है किसकी? सांस्कृतिक विविधता भी है, धार्मिक विविधता भी है और भाषाई विविधता। विविधता माने कई, ठीक है। देखिए, धर्म कई, भारत में लगभग 5-6 धर्म के लोग जो है पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। तमाम संस्कृतियां रहती हैं, तमाम भाषा के लोग रहते हैं, तो यानी ये सब विविधता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारत सरकार के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, भौगोलिक दृष्टि से भारत प्राकृतिक खंडों में विभाजित है। तो भारत 5 प्राकृतिक खंडों में बटा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए थे? व्यापारिक दृष्टिकोण की अगर बात की तो भारत में सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे पुर्तगाली लोग, ठीक है। पुर्तगाली जो एक प्रकार से वास्को डिगामा था, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से आया था, भारत में आया था पुर्तगाली, ठीक है। लेकिन अगर देखें भारत में सबसे पहले कौन आया था, वास्तव में भारत में सबसे पहले आर्य आए थे, ठीक है। जो आर्य लोग थे वो आए थे सबसे पहले, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से आर्य नहीं आए थे, पुर्तगाली लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से आए थे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में लोग निवास करते हैं। भारत में लोग निवास करते हैं, भारत की अगर बात की तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब निवास करते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी, यानी ये सभी। अगला प्रश्न, भांगड़ा नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो पंजाब का एक प्रकार से भांगड़ा नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह कथन किसका है? यह एक गाना है जो कि जो है इकबाल का था, अल्लामा इकबाल। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है जो है देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। होमो हरार्किकस नामक पुस्तक किसने लिखी है? होमो हरार्किकस पुस्तक को लिखा लुई डुइमांट ने, या लुई डुइमा, कहीं कहीं पर आपको लुई डुइमांट मिलेगा, कहीं कहीं पर लुई डुइमा मिलेगा, ठीक है, लुइस डुइमा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कास्ट इन मतलब कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर जी एस घुरिये ने लिखी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौराणिक गाथाओं के अनुसार
किस राजा के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था? तो राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। मनुस्मृति के अनुसार द्विज वर्ण है। द्विज वर्णों में आपके जो वर्ण यज्ञोपवीत धारण करते हैं उन्हीं को द्विज वर्ण बोलते थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों द्विज वर्ण के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर की धारणा का संबंध है। पंच परमेश्वर की धारणा का संबंध किससे है भैया? ग्राम पंचायतों से, जो कि ग्राम सभा में ही, ग्राम पंचायतों में ही पंच परमेश्वर होते थे। ठीक है, सरपंच वगैरह गांव वगैरह में ही देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होने पर भी हर जगह श्रृंखलाओं से बद्ध बंदी है, यह कथन किसका है? तो इस कथन को कहा था रूसो ने, जीन जैक्स रूसो। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? देखिए, भारतीय समाज की विशेषताओं में अनेकता में एकता भारतीय समाज की विशेषता है। जाति आधारित सामाजिक विभाजन भी भारतीय समाज का रहा है। विवाह का धार्मिक स्वरूप भी भारतीय समाज में आपको देखने को मिलेगा। मुख्य व्यवसाय उद्योग यहाँ का नहीं है भारतीय समाज का। मुख्य व्यवसाय कृषि वगैरह है, पशुपालन है। ठीक है, मुख्य व्यवसाय उद्योग नहीं, तो डी ऑप्शन इसकी विशेषता भारतीय समाज की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वें नंबर पर है जमीन जायदाद के मामले में भारत, और दुनिया में जो है जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विविधता का दुष्परिणाम है। विविधता का दुष्परिणाम इनमें से देखें, राष्ट्रीय भावना का ह्रास, क्षेत्रवास की भावना का विकास, मतलब क्षेत्रवाद की भावना का विकास, संकीर्णता का विकास, ये सभी जो है विविधता के दुष्परिणाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों का मिलान करें। विकल्प ए दिया है और विकल्प बी दिया है। अब यहाँ पर आपको मिलाना, देखिए पूरब में कौन स्थित है भैया? पूरब की अगर बात की जाए तो पूरब में कौन स्थित है आपका? पूरब में आपका स्थित है जगन्नाथपुरी, तो पूरब में जगन्नाथपुरी हो गया उड़ीसा में। ठीक है, पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में आपका कौन स्थित है? पश्चिम की अगर बात करें भैया तो पश्चिम में आपका द्वारिका स्थित है, तो इसका चौथा लग जाएगा। ठीक है, यानी कि बी का आपका चौथा हो गया, ए का आपका तीसरा हो गया। इसके अलावा आपका जो उत्तर में स्थित है, कौन स्थित है भैया? उत्तर में आपका बद्रीनाथ स्थित है, तो इसका ये लग जाएगा तीसरा, सी का तीसरा हो जाएगा आपका। ठीक है, सी का दूसरा हो जाएगा। और इसके अलावा दक्षिण में कौन है आपका? रामेश्वरम, तो इसका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका मिल जाएगा। बा ऑप्शन में आपको दिया गया सी का दूसरा, देखिए सी का दूसरा बिल्कुल मिला है, लेकिन उत्तर में कौन है? बद्रीनाथ है। ठीक है, डी का पहला दक्षिण में रामेश्वरम है। ठीक है, ठीक है, ये सब भारत के तीर्थ है, तो चारों दिशाओं में जो है, जिनको चारों धाम यात्रा लोग करने जाते हैं, जो वृद्ध होते हैं वो एक प्रकार से जाते हैं जो भारत में। ठीक है, तो चारों धाम की यात्रा करवाना एक प्रकार से, मतलब करना चाहिए। भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार अगर देखें तो चारों धाम की यात्रा एक प्रकार से करना ही एक प्रकार से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है एम एन श्रीनिवास से रिलेटेड है। संस्कृतिकरण हो गया, ठीक है, इसके अलावा और भी जितने भी करण आपके आएंगे, अधिकतर करण वाले शब्द जैसे कि संस्कृतिकरण हो गया या एक प्रकार से वैश्वीकरण हो गया, तो इन सभी की अवधारणाएं बेसिकली दी किसने है? एम एन श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एम एन श्रीनिवास की अगर बात की तो भारतीय समाजशास्त्री हैं एम एन श्रीनिवास, और बड़े जबरदस्त विद्वान है। समाजशास्त्र के जनक कौन है भैया? समाजशास्त्र के जनक है अगस्त काम्टे। अभी प्रश्न आपका पूछा गया 2022 में, 2023 में आपकी बार भी आएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, प्रोफेसर आर ए मुखर्जी ने ग्रामीण समाज में कितने वर्ग, मतलब ग्रामीण समाज को कितने वर्गों में बांटा, या ग्रामीण समाज में कितने वर्गों का उल्लेख किया है? तो 6 वर्गों का उल्लेख किया है आर के मुखर्जी ने, राधा कमल मुखर्जी, मतलब कि आर ए मुखर्जी ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय। पहला है आपका ग्राम स्तर, दूसरा है आपका मंडल या ब्लॉक स्तर, तीसरा है आपका जिला स्तर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा है एस.सी. दुबे ने। ठीक है, एस.सी. श्यामाचरण दुबे ने लिखा है इस पुस्तक को। ठीक है, श्यामाचरण दुबे की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1922 में, मृत्यु 1996 में हुई है। अगला प्रश्न, पश्चिमीकरण की अवधारणा संबंधित है। पश्चिमीकरण की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा, ठीक है, वैश्वीकरण की अवधारणा, ये सब एम एन श्रीनिवास से रिलेटेड है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, कौन पंचायती राज का निम्नतम स्तर है? बताएं। पंचायती राज का निम्नतम स्तर है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, ये छोटा है ग्राम पंचायत, उसके अंदर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद आपका। ठीक है,
ये बात आप ध्यान रखें। मतलब ग्राम मंडल और जिला, यानी कि ग्राम, ब्लॉक और जिला। ठीक है, ग्राम पंचायतों में उसका मुखिया ग्राम हो, मतलब कि ग्राम प्रधान होते हैं। जिला पंचायतों में आप देखते हैं, पंचायत समिति में अगर बात करें तो उसके मुखिया होते हैं। जिला पंचायत के जो एक प्रकार से अध्यक्ष होते हैं, वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। उसके बाद में जिला पंचायत के जो अध्यक्ष, मतलब जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, वो अध्यक्ष को वोट दे करके बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में चुनाव होता है भैया किसका, उसके बाद में चुनाव होता है जिला स्तर पर, जो जिला पंचायत होता है। ठीक है, ये मतलब कि पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर होती है, जो बीडीसी वाला होता है वो पंचायत, मतलब क्षेत्र पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यानी पहला होता है जो ग्राम प्रधानी चुनाव होता है वो प्रधानी वाला, दूसरा होता है जो क्षेत्र वाला बीडीसी वाला चुनाव, और तीसरा होता है जिला पंचायत चुनाव। ठीक है, यही तीन होते हैं। सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक बताएं। सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? एस सी दुबे ने लिखी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्ट्रक्चर थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रक्चर थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक को लिखा है रॉबर्ट आर के मर्टन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट मर्टन ने 1949 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में नहीं पाया जाता इनमें से? तो गांव में एक प्रकार से बताऊं तो जो श्रमिक वर्ग है वो नहीं पाया जाता है, बाकी कृषक वर्ग, भूस्वामी वर्ग और मध्य वर्ग ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन कर जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसने किया? तो इसको आंद्रे बिताई ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। गांव में प्रमुखता कितने वर्ग पाए जाते हैं? तो गांव में मुख्यतः 3 वर्ग पाए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नगरीय संस्कृति में सामान्य आपराधिक व्यवहारों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाले निम्न वर्ग के एक भाग को कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं पदभ्रष्ट वर्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? बताएं, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी? भैया फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत की राष्ट्रभाषा आप सभी को पता होगा हिंदी है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक को लिखा है मतलब कि पैरेटो ने। अच्छा, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? मानव समाज, किंग्सले डेविस की पुस्तक है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दुर्खीम महोदय हैं, इमाइल दुर्खीम। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक को किसने लिखा है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक को लिखा है एच सी कूले ने, यानी कि चार्ल्स कूले ने। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? तो उसको लिखा है रूथ बेंडिक्ट ने। तो ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? फ्रांस में हुआ। समाजशास्त्र में लोगा शब्द का मतलब होता है लोजी, लोजी से बना, मतलब कि लोगा से बना लोजी। ठीक है, और सोशियस से बना है समाज। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। लोगस का मतलब होता है विज्ञान। 1838 में, 1838 से पहले समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। 1838 में अगस्त काम्टे ने इसको एक प्रकार से समाजशास्त्र नाम दिया। ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, द सोशल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? तो टालकट पार्सन्स ने लिखी है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक को लिखा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी है? इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है, मैंने आपको कई बार बताया। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है? व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक को लिखा है एलेक्स इंकेलस ने। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो गिलिन और गिलिन ने। ठीक है, जेपी गिलिन और जे एल गिलिन। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो मैंने आपको कई सारे प्रश्नों को आपको बता दिया। निश्चित तौर पर आपके प्रश्न परीक्षा में यही सब प्रश्न आएंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए 2022-23 में, तो मैंने इसीलिए बता दिया। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी? भैया भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी अपनी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकार्यवाद के समर्थकों में कौन नहीं है शामिल? प्रकार्यवाद के समर्थकों में जीएस घुरिये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर का। बाकी जो है मूर, डेविस, पार्सन से शामिल हैं। डोगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? डोगरी भाषा बेसिकली ये आपकी जो है हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, इन दोनों के आसपास किसी में बोली जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, इन दोनों में से हिमाचल प्रदेश ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्कृतिकरण एकीकरण की प्रक्रिया है? तो आत्मसात करने की प्रक्रिया है सब। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करी थी राजा राम मोहन राय ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली जो है वो हिंदी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिल राज की भाषा कौन सी है? मैथिल किस राज्य की भाषा? तो बिहार की है मैथिली। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जन धातु से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है जन्म। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, कास्ट शब्द की उत्पत्ति जो है वो काष्टा शब्द से हुई है, वो किस भाषा का शब्द है? तो काष्टा शब्द मतलब कास्ट शब्द की उत्पत्ति काष्टा से हुई, काष्टा शब्द जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। काष्टा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कास्ट का मतलब होता है नस्ल, प्रजाति, जन्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में जाति शब्द का प्रयोग मिलता है। भारतीय साहित्य में जाति शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल की अवस्था में या उसके साहित्य में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्राचीन काल में भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के रूप में कौन सी व्यवस्था थी? तो प्राचीन भारत में सामाजिक मतलब प्राचीन भारत में भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के रूप में जो व्यवस्था थी वो थी वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहुराजान्य कृता उरुतदस्यः पादाभ्याम शूद्रो जाता, ये व्यवस्था थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन दलितों की कौन सी वास्तविक समस्या नहीं है? इनमें से देखिए, निवास स्थान की समस्या ये दलितों की समस्या हो सकती है, गरीबी की समस्या भी है और सामाजिक उत्पीड़न की समस्या भी दलितों के साथ रही है। तो ये तीनों समस्या हो सकती है वास्तविक, लेकिन वास्तविक समस्याओं में टोटम अपनाने की समस्या कोई समस्या नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैदिक युग में नारियों की परिस्थिति कैसी थी? बताएं सभी लोग। वैदिक युग में नारियों की जो परिस्थिति थी वो कैसी थी भैया? वो अच्छी थी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो। गार्गी, मैत्री, सब विदुषी महिलाएं हुई हैं, मतलब कि बहुत ज्ञानी महिलाएं हुई हैं और वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी, देवी की भांति नारियों की पूजा की जाती थी। किस युग में स्त्रियों के समस्त अधिकार छीन लिए गए? तो स्मृति युग तक आते आते स्त्रियों के अधिकार छीन लिए गए। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पर्दा प्रथा और बाल विवाह कौन से युग में प्रारंभ हुआ? तो पर्दा प्रथा और बाल विवाह आकर के ये मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं के डर से लोग एक प्रकार से पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन हिंदू धर्म में शुरू हुआ। चूंकि बाल में विवाह कर, चूंकि जो कन्याएं कुंवारी रहती थी उनको लेकर के उनका शोषण कर लिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से आप पर्दा प्रथा में इसलिए रखते थे ताकि कोई देख ना ले, ज़्यादा सुंदर होती थी तो उनको अपने राजा लोग या फिर जो आताताई लोग होते थे वो गलत दृष्टि से देखते थे, इसलिए ये प्रथाएं शुरू हुई मध्यकाल युग में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति में अधिकार किस सन में प्राप्त हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस युग में मतलब स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति के अधिकार में किस सन में प्राप्त हुआ? संपत्ति का अधिकार 1937 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्त्रियों को वोट देने का अधिकार किस सन तक प्राप्त नहीं था? तो किस सन तक प्राप्त नहीं था भैया? 1919 तक वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, देश में प्रथम महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन बनी थी? आईपीएस पहली किरण बेदी बनी थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको को करिकुलर परीक्षाओं से रिलेटेड तैयारी करनी है, बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना, तो इसकी कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी और थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर मिलने वाली है। तो आप इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सन 1966 में विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड का खिताब किस भारतीय महिला को मिला था? बताएं। 1966 में जो मिला था रीता फारिया जी को मिला था। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। सन 2000 में भारत की किस महिला को ब्रह्मांड सुंदरी यानी विश्व मतलब कि मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था? तो किसको मिला था भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो किसको मिला था विश्व सुंदरी मतलब ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स का खिताब? तो उनको मिला था लारा दत्ता को। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी महिला इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री है? बताएं। तो कौन सी महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री है इस समय? शीला दीक्षित जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका मतलब कि वर्तमान में नहीं है, पहले थी एक बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगला प्रश्न, भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो उन्होंने पर्वतारोहण में नाम कमाया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा? बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है। पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा? तो पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग कहा कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक दृष्टिगोचर या पृथक यानी अलग दिखाई देता है। इसको कहा था मैकाइवर और पेज ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वर्ग निर्माण का जो है आधार नहीं है? बताएं। तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वर्ग निर्माण का कौन सा आधार नहीं है? तो जन्म जो है ये वर्ग का निर्माण नहीं करता, पेशा, धन और शिक्षा करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि हिंदू सोसाइटी इन इंटरप्रिटेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो श्रीमती इरावती करबे ने लिखी है इस पुस्तक को। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, ध्यान रखिएगा उस पुस्तक को।
अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता के आचरण का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत हुआ है? अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात करी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्गों का आधार है, जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्गों का आधार है पिछड़े हिंदू। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। दलितों की समस्या थी कि उन्हें जो है उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। ये एक प्रकार से वो सभी के साथ उठने बैठने दिया जाता था, नहीं ये नहीं, ये समस्या नहीं थी। उस उन मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, ये तो ये समस्या थी। इसका बी ऑप्शन। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किस सन में बना? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना, ये कब बना था भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 1953। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अन्य पिछड़ा वर्गों की प्रमुख समस्याएं क्या थी? बेरोजगारी की समस्या, निम्न आय और ऋणग्रस्तता, ये तीनों समस्याएं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति या पवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े। यह कथन किसका है? तो ये कथन के.एन. शर्मा का था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दलितों के कल्याण हेतु सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। दलितों के कल्याण के लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया सरकार के द्वारा। कई प्रकार के संवैधानिक प्रावधान किए गए, आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान करी गई दलितों को, तो ये सभी प्रयास किए गए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्त्रियों की दशा के दृष्टिकोण से किस काल को स्वर्णकाल माना जाता है? तो वैदिक काल को स्वर्णकाल आप मान सकते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो किसको आवश्यक मानता है भैया? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष या प्रमुख? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कई प्रश्न और परीक्षा में आपसे बनते हैं, जैसे अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पैरेटो हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे और भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं पी.बी. कांडे। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। परीक्षा में आपकी बार भी आ सकता है। ओके। अच्छा, सर्वोदय शब्द किसकी देन है? सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी की देन है, ठीक है। विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने करी? गोविंद रानडे ने करी, ठीक है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है, 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लेखक के इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? लेखक के इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारी का मुख्य कारण है, बेरोजगारी का मुख्य कारण है अशिक्षा, जाति प्रथा और जनसंख्या। डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन से आर्थिक दृष्टिकोण से जाति है, आर्थिक दृष्टिकोण से जाति हानिकारक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने दी, एम.एन. श्रीनिवास। ए ऑप्शन। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में इसकी स्थापना करी गई थी बम्बई में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, तो आप बताएंगे विवेकानंद ने। आपसे पूछेगा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, तो राजा राम मोहन राय ने करी। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय ने करी आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और 1828 में या 29 में सती प्रथा का अंत किया इन्होंने, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी इन्होंने। आर्य समाज के संस्थापक बेसिकली है दयानंद सरस्वती। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी भैया? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी। पहले 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी, और बाद में इसी आत्मीय सभा को 1828 का समय था, 1828 में ब्रह्म समाज किया, और 1829 में इन्होंने एक काम और किया। 1829 में क्या काम किया भैया? 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण का कारण क्या है? पश्चिमीकरण के कारण टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, ये सभी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना जो है, यही आधुनिकीकरण कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया गया था? तो 1975 में मनाया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलें आगे बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा इसका? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, फॉकबेज पुस्तक किसने लिखी है? फॉकबेज पुस्तक को किसने लिखा भैया? फॉकबेज पुस्तक को लिखा ग्राह समनर ने। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। अच्छा, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक को लिखा स्मेल्सर ने। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलें आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बताइए प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न क्या आ चुका है देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक की अगर बात की है तो इसमें 3 पिटक हैं। एक अभिधम, पहला होता है अभिधम पिटक, दूसरा होता है आपका सुत्त पिटक और तीसरा एक पिटक और होता है। ठीक है, ये 3 पिटक जो हैं ये जो है आपके बौद्ध धर्म के बहुत ही जो है प्राचीन, मतलब बहुत ही जैसे अपने भारत में, मतलब कि बौद्ध धर्म जो है भारत में ही उत्पत्ति हुई है, तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो त्रिपिटक ही है। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और एक पिटक और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, मैंने कई बार आपको बताया भी था। अच्छा, एक पुस्तक और पूछी जाती है, द गोल्डन बो। द गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गोल्डन बो पुस्तक को लिखा है फ्रेजर ने। अच्छा, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और एक होता है आपका विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। ठीक है, तो अभिधम पिटक, त्रिपिटक, मतलब त्रिपिटक में कौन कौन आता है? अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये 3 पिटक हैं। इनको त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म में, ये बात आप ध्यान रखें, बौद्ध ग्रंथ है ये। आगे देखेंगे, सामान्य धर्म के मनु ने कितने लक्षण बताए हैं? तो मनु ने 10 लक्षण बताए हैं। ठीक है, किसके? सामान्य धर्म के कितने लक्षण बताए भैया? 10 लक्षण। कौन कौन से 10 लक्षण है? पहला है आपका सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है आपका दान, ठीक है, चौथा है संयम, पांचवा है आपका क्षमा, सातवां है आपका छठा है आपका संयम, सातवां है अहिंसा, आठवां है शांति, नौवां है आस्ते, आस्ते माने होता चोरी ना करना, और 10वां आपका होता है ब्रह्मचर्य। ये 10 लक्षण बताए हैं मनु ने सामान्य धर्म के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार के सदस्य अपने अधिकारों के प्रति तो बिल्कुल जागरूक नहीं रहते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही कारण है कि संयुक्त परिवारों का विघटन आजकल हो रहा है। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? संयुक्त परिवार की जो प्रकृति होती है वो समाजवादी टाइप की होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित किया गया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो पारित हुआ है वो 1956 में पारित हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार में निम्नलिखित में से किसका अभाव यानी कमी होती, किसकी कमी होती है संयुक्त परिवार मतलब संयुक्त परिवार में? तो स्त्री की दशा की एक प्रकार से अभाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न है कि सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा? आईपी देसाई ने लिखा है। आईपी देसाई का पूरा नाम है ईश्वरी लाल पराग जी देसाई। ठीक है, 1964 में इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है, ये बात ध्यान रखिए, 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा आईपी देसाई, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ, जिनमें सबसे अच्छा जो पुरुषार्थ होता है वो आपका कौन सा, मतलब कि जीवन का चरम और परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन से, हिंदू धर्म में प्रमुख संस्कार कितने हैं? तो मुख्य रूप से हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात करी गई। प्रमुख प्रमुख जो 16 संस्कार हैं, पुंसवन, गर्भाधान, ठीक है, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, ये सब संस्कार के ही प्रकार हैं। अंत्येष्टि संस्कार सबसे लास्ट संस्कार होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है किसने कहा था? एडवर्ड टाइलर ने कहा था। बड़ा फेमस कथन है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। रामायण की रचना किसने की है भाई? रामायण की रचना किसने करी है? महर्षि वाल्मीकि ने करी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। समाज को व्यवस्थित रूप किस समाजशास्त्री ने प्रदान किया? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समाज को व्यवस्थित रूप बताएं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। समाज को व्यवस्थित रूप में किसने प्रदान किया भैया? समाज को व्यवस्थित रूप में किस समाजशास्त्री ने प्रदान किया? इमाइल दुर्खीम ने प्रदान किया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समाजशास्त्र की किस प्रकार की प्रकृति है? तो वैज्ञानिक प्रकृति समाजशास्त्र की, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समाज एक विज्ञान है क्योंकि यह समाज एक विज्ञान है क्योंकि यह पद्धतिक है। ठीक है, मेथड इसमें है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो अगस्त काम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 1838 में समाजशास्त्र नाम देने से पहले काम्ट ने यानी अगस्त काम्टे ने इसे क्या नाम दिया था? तो इसको सोशल फिजियोलॉजी, मतलब सॉरी सोशल फिजिक्स कहा था, सोशियो फिजिक्स या सोशल फिजिक्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक भौतिकी नाम से यानी सोशल फिजिक्स के नाम से जाना जाता था 1838 में। अच्छा, सोशल फिजिक्स नाम किसने दिया था? ये अगस्त काम्टे ने ही दिया था, लेकिन 1838 में उन्होंने इसको समाजशास्त्र नाम दिया यानी सोशियोलॉजी नाम दिया, तब से इसको सोशियोलॉजी कहा जाने लगा, इसीलिए अगस्त काम्टे को ही समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, हेरी जॉनसन समाजशास्त्र के को मानते हैं? हेरी जॉनसन समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ सीमेल, जॉर्ज सीमेल का नाम जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, या परिभाषा किसने दी? तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह परिभाषा कांट ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विश्लेषण जॉर्ज सीमेल ने प्रस्तुत किया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। होमो हरार्किकस पुस्तक किसने लिखी है? तो लुई डूमा ने लिखी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कब लिखी? 1966 में लिखी। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, रूरल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रूरल लाइफ पुस्तक को लिखा बर्गले ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया? भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को जीएस घुरिये ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इत्तिफाक से प्रश्न बढ़िया है ये, बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इत्तिफाक से भारत के किसी भी भाग की प्रांतीय राजनीतिक व्याख्या जाति के संदर्भ के बिना असंभव है, यह कथन किसने कहा था? तो एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, जातीय आधार पर निर्मित होने वाले संगठनों को पैरा कम्युनिटीज नाम किसने दिया? तो पैरा कम्युनिटीज नाम किसने दिया? रूडोल्फ ने दिया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसका कथन है कि राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? इसको कहा था के.एम. पाणिकक्कड़ ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम पुस्तक को लिखा है नर्मदेश्वर ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताए, नक्सलवाड़ी शब्द या नक्सल शब्द की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो पश्चिम बंगाल से हुई, नक्सलवाड़ी गाँव से। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न, जाति प्रथा एक कैसी व्यवस्था है? जाति प्रथा एक जो है उचित व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था भी है। जाति प्रथा एक प्रकार से कैसी व्यवस्था है? जाति प्रथा कैसी व्यवस्था है भैया? ये एक धार्मिक व्यवस्था है। अच्छा, धार्मिक आर्थिक उचित तीनों व्यवस्था है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जाति प्रथा को समाप्त करने में निम्न में से कौन सा कारक सहायक नहीं है? तो जाति प्रथा को समाप्त करने में कौन सा कारक सहायक नहीं है? प्रश्न पूछा गया है। अंतर्विवाह, ठीक है, उचित शिक्षा या आर्थिक व्यवस्था। जाति प्रथा को समाप्त करने में कौन सा कारक उत्तरदायी, मतलब कौन सा कारक सहायक नहीं है? देखिए, उचित शिक्षा जो है ये सहायक हो सकती है जाति प्रथा को समाप्त करने में। आर्थिक व्यवस्था भी वैसे तो अंतर्विवाह जो होगा इसका ये सहायक नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद की समस्या को हल करने के लिए अंतरजातीय विवाह को लोकप्रिय बनाने की असफलता, मतलब आवश्यकता पर किसने बल दिया? तो इसको किसने बल दिया? जीएस घुरिये ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जातिवाद निम्न में से किस परिणाम को प्रोत्साहित नहीं करता है? तो किसको प्रोत्साहित नहीं? प्रजातीय संघर्ष को प्रोत्साहित नहीं करता। आर्थिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, भ्रष्टाचार और अनैतिकता, इनको प्रोत्साहित कर सकता। प्रजातीय संघर्ष को नहीं करता। सी ऑप्शन। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नक्सलवाद की शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो नक्सलवाड़ी गांव से हुई है। ठीक है, नक्सलवाड़ी गांव से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में मतलब कि सन 1967 में किस कम्युनिस्ट नेता ने सत्ता के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन प्रारंभ किया था? तो चारू मजूमदार और कानू सान्याल दोनों ने। इसका आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चारू मजूमदार चीन के किस कम्युनिस्ट नेता के बड़े प्रशंसकों में से एक थे? तो माओ से तुंग के प्रशंसकों में से एक थे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे। अच्छा, किसने कहा था कि बंदूक की नली से सत्ता का प्रादुर्भाव होता है? माओ से तुंग ऐसा कहता था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बताया गया, जिनकी संख्या लगभग 22 है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों को भारतीय समाज में आत्मसात करने का सुझाव किसका है? तो जनजातियों को भारतीय समाज में आत्मसात करने का जो सुझाव है ए.आर. देसाई का था। अक्षय रमन लाल देसाई इनका पूरा नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ा वर्ग के निर्धारण में आधार माना किसको? तो काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ा वर्ग के निर्धारण में आधार माना जाति को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पिछड़ा वर्ग निम्नांकित में से किसका लक्षण है? पिछड़ा वर्ग जो है जाति का लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई? काका कालेलकर आयोग की जो स्थापना की गई है, काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। 29 जनवरी 1953 में इसकी स्थापना हुई।
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का आधार किसे माना? मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का आधार माना है उपयुक्त सभी को, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों। डी ऑप्शन राइट आंसर को। मंडल आयोग की बात की तो इसकी अध्यक्षता की थी बीपी मंडल ने, यानी बीपी सिंह ने, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसका 1989 में ये आयोग आया था, मंडल आयोग। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया कब? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था दलित वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था 1935 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में अन्नपूर्णा योजना कब से प्रारंभ हुई? तो सन 2000 से प्रारंभ हुई, 2001 या 2000 के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सांप्रदायिकता, जातिवाद और नक्सलवाद तीनों शामिल हैं। नस्लवाद, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों उपयुक्त तो सभी। दी प्रॉब्लम ऑफ द माइनॉरिटीज, दी प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो के.बी. कृष्णा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जननांकिकी का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? बताएं, जननांकिकी का पिता किसे किसे कहते हैं भैया? जननांकिकी का पिता किसे कहा जाता है? जननांकिकी का पिता कहा जाता है किसको? बताएं, रॉबिन्सन को, या फिर एक प्रकार से माल्थस को, या रॉबर्टसन को, या डेविड को। तो इनमें से माल्थस को कहा जाता है, ठीक है, जननांकिकी का पिता। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 में मृत्यु दर कितनी थी? 2011 में मृत्यु दर 7.1% थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक इनमें से कौन नहीं है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के समर्थकों में डेविस का नाम नहीं आता है, बाकी एडवर्ड, रॉबिन्सन और डाल्टन का नाम आता है। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2015 के अनुसार 2022 में भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान होगा? तो प्रथम स्थान होगा और पहला स्थान हो भी गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एन यस्से ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन यस्से ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक को लिखा है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं हैं? बताएं, तो भारत में अगर बात की 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं हैं? तो 58.74 करोड़ महिलाएं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो लगभग 17.7%। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति और लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 325 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर कर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है, जनजाति समूह रक्षा की आवश्यकता पर, रक्त संबंधों पर और एक सामान्य धर्म की शक्ति पर आधारित है। यह कथन किसका है? यह कथन है बोगाडर्स का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जनजाति की विशेषता है। जनजाति की विशेषता निश्चित भूभाग में रहते हैं, बिल्कुल है। एक निश्चित नाम होता है जनजातियों का, ये भी ठीक है। मतलब कि सामान्य धर्म और संस्कृति होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी विशेषता है जनजातियों की। अगला प्रश्न, जनजातियों की समस्याएं हैं। अब देखिए, समस्या हैं यहाँ पर लिखा है, तो ये सारी समस्याएं हैं। सात्वीकरण की समस्या, एकीकरण की समस्या, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यवहार की समस्या, ये सब जनजातियों की समस्या है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी समस्याएं जनजातियों की है। भारतीय जनजाति की समस्या हैं, अशिक्षा की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ये सारी समस्याएं भारतीय जनजातियों की है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किन 3 जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताएं, भारत में, प्रश्न है, भारत में किन 3 जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भील, गोंड और संथाल की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग जो है 10 करोड़ से अधिक जो है भारत में जनजाति निवास करती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में किस राज्य की जनसंख्या, मतलब किस राज्य की 94% जनसंख्या से भी अधिक, 94% से भी अधिक जनसंख्या जनजाति है? तो मिजोरम में ऐसा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी जनजाति ही ज़्यादा मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राज्यों में जनजाति जनसंख्या शून्य है? बताएं, तो दिल्ली और हरियाणा में भारत में जनजाति नहीं रहती। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात की जनजातियों की, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, विवाह से संबंधित नियम है, बताएं विवाह से संबंधित नियम इनमें से कौन सा है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। विवाह से संबंधित नियम है, देखिए बहिर्विवाह, अंतर विवाह और अनुलोम विवाह, ये सब विवाह से संबंधित नियम है, विवाह के प्रकार हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम समाज में विवाहों के प्रकार हैं। मुस्लिम समाज में विवाहों के प्रकार, देखिए मुस्लिम समाज में विवाह 4 प्रकार का होता है। पहला विवाह होता है सहीह विवाह, दूसरा होता है बातिल, तीसरा होता है फासिद और चौथा होता है मुताह। ठीक है, 4 प्रकार के विवाह होते हैं। अगला प्रश्न, पॉजिटिव फिलोसॉफी की रचना किसने करी है। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक को लिखा अगस्त काम्टे ने, समाजशास्त्र के जनक जो है उन्होंने लिखी थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र का इंग्लिश पिता किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र का इंग्लिश पिता, तो इंग्लिश पिता समाजशास्त्र के हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक आदर्श नियम, सामाजिक आदर्श नियम कानून आदेश सदाचार, इन सभी पर आधारित है। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से हुई है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण स्वर्ण मतलब कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई, तो 1999 या 2000 में के आसपास, 1 अप्रैल 2000, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंत्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई। अंत्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई भैया, तो राजस्थान में आरंभ की गई थी अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ 9 अक्टूबर 1954 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया था भैया, 8 मार्च 1992 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, समान वेतन अधिनियम आयोग किस वर्ष पारित किया गया। समान वेतन अधिनियम आयोग किस वर्ष पारित किया गया, 1976 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 फरवरी को संसद में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आरंभ हुआ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात की जाए तो 1988 में आरंभ हुआ। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में 100% आने वाले, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि विवाह एक संस्कार है, हिंदू विवाह एक संस्कार है, यह कथन किसका है, बताएं। हिंदू विवाह एक संस्कार है, यह कथन किसका है, डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने कथन कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरु वशिष्ठ ने कितने प्रकार के परंपरागत विवाह बताए हैं। तो गुरु वशिष्ठ की अगर बात की जाए तो गुरु वशिष्ठ ने कितने प्रकार के विवाह बताए हैं भैया, परंपरागत 6 प्रकार के विवाह बताए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदू विवाह का परंपरागत, हिंदू विवाह के परंपरागत विवाह का स्वरूप जो है, इनमें से ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह और दैव विवाह होते थे। इसका द ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कुल मिलाकर के हिंदुओं के विवाह कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार में हिंदू विवाह होते हैं। ठीक है, जिनमें से 4 विवाह जो है मान्य थे, 4 नहीं मान्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदू विवाह के भेद हैं। हिंदू विवाह के भेद की अगर बात की तो इनमें से देखें, एक विवाह, बहुविवाह, रक्त संबंधी विवाह, ये सब प्रकार ही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुविवाह का स्वरूप है, बहुविवाह का स्वरूप द्विपत्नी विवाह, द्विपत्नी मतलब जिसकी 2 पत्नियां हो, ऐसा विवाह। बहुपद विवाह मतलब जिसके कई पति हों। ठीक है, बहुपत्नी विवाह मतलब जिसकी कई पत्नियां हों। तो ये सभी विवाह जो है बहुपद मतलब कि बहुविवाह के स्वरूप में है। बहुपद विवाह कितने प्रकार का होता है, तो बहुपद विवाह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है भ्रातृक बहुपद विवाह और दूसरा होता है अभ्रातृक बहुपद विवाह। भ्रातृक बहुपद विवाह में जैसे कि जैसे बड़े भाई हैं, उनके साथ विवाह हुआ किसी कन्या का, तो बाकी 5 पति जो होंगे उसके ऑटोमेटिक जो है एक प्रकार से उस मतलब पत्नी के हो जाएंगे। जैसे कि पांडव में था। ठीक है, तो ये लोग अपने अपने आप को पांडव का वंशज बताते हैं। और जो अभ्रातृक बहुपद विवाह होता है उसमें भाई नहीं रहते हैं, अलग अलग पतियों के साथ अलग अलग प्रकार से शादी होती है एक ही लड़की की। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रक्त संबंधी विवाह है। रक्त संबंधी विवाह कौन सा होता है भैया, देवर भाभी विवाह और साली विवाह, ये सब रक्त संबंधी विवाह हैं। उपरोक्त में से सभी यानी उपरोक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिन विवाह में व्यक्ति अपनी जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है वह विवाह कहलाता है। तो वह विवाह अंतर विवाह कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिमों में अस्थाई विवाह कौन सा है, मुस्लिमों में अस्थाई विवाह होता है निकाह। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मुस्लिमों में तलाक का प्रकार है, मुस्लिमों में तलाक में तलाक़े हसन और इला जिहर, ये सब तलाक के प्रकार हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शरीयत अधिनियम कब लागू हुआ। मुस्लिम शरीयत अधिनियम लागू हुआ था 1939 में। सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस तलाक को क्या कहते हैं जिसमें तलाक 3 बार उच्चारित किया जाता है और यह हर मासिक धर्म के समय उच्चारित करना पड़ता है।
यह एक प्रकार से तलाक ए हसन में एक प्रकार से होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अब आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुपद विवाह विवाह का एक प्रकार है जिसमें बहुपद विवाह विवाह का एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ विवाह करती है, इसको बहुपद विवाह कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदुओं में विवाह को माना जाता है, हिंदुओं में विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता है और मुस्लिमों में एक सामाजिक समझौता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य क्या है। विवाह का उद्देश्य होता है संतान की उत्पत्ति करने के लिए, परिवार निर्माण के लिए और यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है। तो ये डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाना है। आगे देखेंगे सभी लोग, एक निम्न समूह के लड़के का उच्च कुल की लड़की के साथ जब विवाह हो जाता है तो उस प्रकार के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, मतलब सीधा हो जाए, सीधा मतलब क्या, अनुलोम विवाह का मतलब होता है, अनुलोम विवाह समाज की दृष्टि से मान्य है। मतलब जब मान लेते कोई ब्राह्मण जाति की लड़की है और कोई शूद्र जात का लड़का है, अगर ऐसी शादी हो जाए तो वो एक प्रकार से प्रतिलोम विवाह होगा, चूंकि उच्च कुल ब्राह्मण का होता है, शूद्र का निम्न कुल होता है। अगर वैश्य के लड़के के साथ और ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी हो जाए तो भी प्रतिलोम विवाह होगा, समाज इसको मान्य नहीं करता है। लेकिन अगर वैश्य की लड़की है और ब्राह्मण का लड़का है या क्षत्रिय का लड़का है उसके साथ शादी हो जाती है तो अनुलोम विवाह है वो मान्य, यानी कि जब जो है एक उच्च समूह के लड़के का निम्न कुल की लड़की के साथ विवाह होता है तो उसको अनुलोम विवाह, लेकिन जब निम्न समूह के लड़के का उच्च कुल की लड़की के साथ विवाह होता है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। समाज की दृष्टि से अनुलोम विवाह मान्य है, प्रतिलोम विवाह मान्य नहीं है। अगला प्रश्न, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, कथन किसका है। 100% ये प्रश्न कई बार परीक्षा में कोई भी विश्वविद्यालय बचा नहीं इसमें प्रश्न पूछा ना गया हो। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, एडवर्ड टायलर का कथन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। भारतीय संस्कृति में धर्म का वास्तविक अर्थ होता है कर्तव्य कर्म से, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मनुष्य मतलब और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती हैं और नियंत्रित करती हैं। यह परिभाषा किसकी है। इस परिभाषा को दिया किसने भैया, इसको दिया था जेम्स फ्रेजर ने, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय संस्कृति के अनुसार निम्न में से कौन सा उचित धर्म है, इस्लाम, ईसाई, मुस्लिम या वर्ण धर्म। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार निम्न में से कौन सा उचित धर्म है, तो होता है वर्ण धर्म, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक हिंदू को निम्न में से किन धर्मों का पालन करना चाहिए, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म या कुल धर्म। तो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और कुल धर्म, इन तीनों का पालन एक हिंदू को करना चाहिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक वर्ग सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित वह समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक निश्चित स्थिति प्राप्त होती है। यह परिभाषा किसने दी है सामाजिक वर्ग की, तो इस परिभाषा को दिया है लेपियर महोदय ने, रिसर्च लेपियर, ऑप्शन नंबर इसका जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, हम एक समूह को तब वर्ग कह सकते हैं जबकि उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर मतलब कि अवसर समान रूप से प्राप्त हों, समान रूप से प्राप्त हों, ठीक है। तो वो कथन क्या होता है, मतलब कि वो एक प्रकार से क्या है, तो हम एक समूह को वर्ग तब कह सकते हैं जबकि उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर समान रूप से प्राप्त हों। तो उस मतलब कि इस कथन को किसने कहा था, मैक्स वेबर ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये प्रश्न आपका हो ही गया, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।